जय श्री राम दोस्तों, मैं CA चिन्मय पाठक एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। हमने कंपनीज एक्ट के कीवर्ड्स को मार्क किया था, जिनको अगर आप आपके आंसर्स में इंक्लूड करोगे तो 101% गारंटी है कि मार्क्स फुल ऑन फुल मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम पास के इमीडिएटली विल जंप, हम सारे यूनिट्स कवर करने वाले हैं इन वीडियोस में, सारे यूनिट्स कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। ये जो सबसे पहले यूनिट ओवरव्यू और ये सब है, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमको पेपर में इसके बारे में कुछ भी लिखना है। सीधा व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट आप लिखोगे तो सेक्शन 2 है, अगर आप लिख सकते हो तो आपके लिए कीवर्ड बन सकता है। आपको नहीं लिखना है सेक्शन नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, से मार्क्स कट नहीं होते। यहाँ पे कीवर्ड जो आते हैं, सबसे पहले अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एक कीवर्ड है। इसके साथ एन अग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, अगेन सेम जो डेफिनेशन में है ये वही दो चीजें यहाँ पे लिखनी है। लेकिन जब आप अग्रीमेंट का डेफिनेशन देने वाले हो तो अग्रीमेंट के डेफिनेशन में आपको लिखना है कि दोनों तरफ से प्रॉमिस होनी चाहिए। सो एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ये आना ही चाहिए आपके आंसर्स में, उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, तो प्रॉमिस के लिए आप सीधा ऐसा लिखोगे ना, तो प्रॉमिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आते हैं सबसे पहले, द पर्सन टू हुम राइट सिग्निफाइज इज असेंट प्रपोजल एक्सेप्टेड। जिसको आप दे रहे हो प्रपोजल, वो जब एक अपना असेंट हाँ बोलता है तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली प्रॉमिस किया जाता है। सो प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रपोजल, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये आपके इसमें आना चाहिए। इसके बाद एनफोर्सेबिलिटी का लॉ के अंदर आपका आना चाहिए सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन, ये वर्ड आना चाहिए। गिव राइज, मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, तो माना जाएगा कि आपका डेफिनेशन आपने पूरा 100% लिखा है। जब वो क्वेश्चन रहता है ना सर लॉ की लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, लॉ की लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, हमको लर्न नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ये सारे सवालों का एक ही जवाब है कीवर्ड्स। कीवर्ड जैसे जैसे आप लिखोगे हमको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सीधा नेक्स्ट आ जाता है अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो ये वाइडर टर्म होता है, ये नैरो सेंस में आता है। यहाँ पे हमको लिखना है कि प्रॉमिस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यहाँ पे है नॉट क्रिएट लीगल, ओ माय गॉड ये क्या आ गया, ओके नॉट क्रिएट लीगल, ठीक है, नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और ये आता है क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसके बाद ऑल अग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एलिमेंट जब आप लिखना शुरू करोगे तो आप ये सारे पॉइंटर्स तो लिखने ही वाले हो, लेकिन इसके अंदर क्या क्या लिखना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जब आप टू पार्टीज के बारे में लिखोगे तो आपको अंदर सिर्फ इतना लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, बस कितना लिखना, क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज के इतना अगर आप लिखोगे तो टू पार्टीज वाला पूरा आपका समअप हो जाएगा। फिर ये जो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामन लाल केस स्टडी याद रहे ना रहे, आपको सिर्फ लिखना है, सिर्फ लिखना है कि इन अ सर्टेन केस, इन अ सर्टेन केस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर जब पार्टनर्स को डिवाइड किया गया था असेट्स, तो उसके ऊपर उसको सेल नहीं माना गया। केस लॉ नहीं लिखोगे तो भी लिखना है, सिर्फ लिखना है कि इन अ सर्टेन केस in case of dissolution of partnership when assets were divided among partners it was not a sale। फिर दूसरा ये आप लिखोगे parties must not create legal relationship वगैरह, तो इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आना चाहिए कि इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का। सोशल डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट ये नहीं होने चाहिए, सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो होते हैं आर नॉट, डू नॉट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद अदर फॉर्मेलिटीज भी आप लिखने वाले हो, अदर फॉर्मेलिटी जब आप लिखने वाले हो तो इसमें सबसे पहला है कि ऐसा कुछ नहीं कि रिटर्न होना चाहिए या वर्ड ऑफ माउथ मतलब ओरल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है, तो लिख सकते हैं कि मे बी रिटन और स्पोकन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में वैसी कंडीशन है कि वो रिटर्न में होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए, तो हम लिखेंगे सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मेलिटीज देन हैव टू बी कंप्लाइड, बस अगर उसमें कोई फॉर्मेलिटीज है तो हमको कंप्लाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में आपको लिखना है मस्ट बी सर्टेन, आप वेग इंडेफिनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में आपको लिखना है कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल जो होता है वो नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आपको लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक अग्रीमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बेसिकली अगर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो अग्रीमेंट होना जरूरी है, और अग्रीमेंट क्या होता है उसका हमने देखा ऊपर भी, तो वैसे यहाँ पे लिखना है वही कीवर्ड्स यूज करके। फ्री कंसेंट में आपको लिखना है, फ्री कंसेंट में आपको लिखना है कंसेंसस एट इदम, आपको लिखना है कंसेंसस एट इदम आपको लिखना है, और यहाँ पे लिखना है नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, 5 चीजों से फ्री होना चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद
इसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आप लिखोगे तो एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स में आना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हो थोड़ा, तो आपको लिखना है कि मस्ट बी ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज। क्वालिफिकेशन बी में आपको लिखना चाहिए साउंड माइंड होना चाहिए, दैट इज इन हिज सेंसेस। और एक एग्जांपल लिख दीजिए जो आपको याद रहेगा, ड्रंकन पर्सन, पिया हुआ आदमी। और सी का जब आप लिखने वाले हो तो यहाँ पे आपको लिखना है कि डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस, मतलब एनिमी। एनिमी लिख के बात खत्म कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कंसिडरेशन में आपको क्विड प्रो को ये वर्ड लिखना आना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न लिखना आना चाहिए। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं लिखना है आपको। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट में तो वही आएगा यार कि कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट कैसे है, लॉफुल है, मस्ट बी लॉफुल। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में आना चाहिए कि किसी भी लॉ ने उसको डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए एज इलीगल और वॉइड। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब आप लिखोगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें होते हैं, बस ये बाइंडिंग होता है, एनफोर्सेबल होता है। जब आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखने वाले हो, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, तो लिखते आना है आपको, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीधा लिख देना है वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखना है, ये वाला लिखना है कि जो किसी एक के ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेगा। अग्रीमेंट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, बट बेसिकली एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, मतलब दोनों के पास ऑप्शन नहीं वॉइडेबल का, किसी एक के पास ही है। इतना आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। इसके बाद कौन सी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, विच सिचुएशंस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो सबसे पहले कंसेंट जो है नॉट फ्री है, मतलब कोर्जन वगैरह से कॉज हुआ है, या फिर जब जो आपने प्रॉमिस किया है, पर्सन प्रॉमिसेस अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम, आपको प्रॉमिस करने से सामने वाला रोक रहा है। ये देखो ये जो वर्ड्स है ना, आप बाकी का कुछ भी लिखो इंग्लिश, आपका नॉर्मल इंग्लिश भी चलेगा, लेकिन ये वर्ड्स तो आपके आंसर में आने ही चाहिए। अगर ये वर्ड्स आपके आंसर में आते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपका आंसर कंप्लीट है, फुलफिलिंग है, सही है, और आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत लोग लिखते बहुत है लेकिन बोलते हैं सर कम मार्क्स क्यों मिले, तो इसी की वजह से होता है कि ये वर्ड्स आप भूल जाए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप भूल जाते हो। फिर देखिए वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कंप्लीट करना था, कुड नॉट परफॉर्म। इसके बाद ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बिटवीन है, तो ये आपको लिखते आना चाहिए, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। कीवर्ड्स टाइप जो हमने ऊपर देखा वही नीचे लिखना है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लिखना है लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, लॉ इसको नहीं बोलता है, दे आर इलीगल इन नेचर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। ये आपके आंसर्स में आना ही चाहिए। वॉइड एंड इलीगल के बीच में डिफरेंशिएशन देके रखा है, वो भी आपको पढ़ना है, पूरा लिखना पड़ता है, उसमें आप ऐसा दूसरा लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अनएनफोर्सेबल के केस में आपको लिखना है सिर्फ टेक्निकल डिफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट है और अनएनफोर्सेबल है। लिखित में होना चाहिए था, राइटिंग में नहीं है, बार्ड बाय लिमिटेशन है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो। आप एग्जांपल आपको अगर लिखना है एब्सेंस इन राइटिंग बार्ड बाय लिमिटेशन, तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, जो सामने वाले को हम भाषा में बताते हैं, कौन सी भाषा, लिखित भाषा या फिर बोली हुई भाषा। तो सबसे पहले एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जो इंप्लीकेशन के थ्रू आता है, बाय इंप्लीकेशन, नॉट बाय वर्ड्स, नॉट बाय राइटिंग, बाय इंप्लीकेशन। तो इसको हम लिखेंगे कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है। मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स को छोड़ के, बोले या फिर ये छोड़ के आप उसको करते हो। और टैसिट जो होते हैं इम्प्लाइड का एक पार्ट है, लेकिन टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। तो इसमें आपको लिखना है इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के कंडक्ट के थ्रू ये बनता है, ठीक है। तो एटीएम से अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो पैसा नहीं आ रहा है तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड बैंक, और बैंक लायबल है आपको पैसा देने के लिए, नहीं दे रहे तो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली फॉल ऑफ हैमर आप लिख लीजिए, फॉल ऑफ हैमर का आपको एग्जांपल लिखना है यहाँ पे। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। बट क्या होता है, एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, एंड नो इंटेंशन ऑफ ऑन पार्ट ऑफ ईदर पार्टी, किसी के मन में नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का लेकिन हो गया। और यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, इतने नहीं लिखने, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। ई कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से एंटर होते हैं, और इसका एग्जांपल, इसका दूसरा नाम भी लिखा गया है ईडीआई, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउसली कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा हो चुका है, तो आपको लिखना है एक्ट डन है, या फिर फॉरबिडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड है, मतलब करने के लिए बोला है और किया है तो एक्ट डन है।
नहीं करने के लिए बोला है और नहीं किया है तो फॉरबियरेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड है। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है कि परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड अभी वो पेंडिंग है, अभी वो पेंडिंग है। एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल का मतलब होता है वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड, अदर पार्टी आउटस्टैंडिंग। बायलैटरल में दोनों के ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज इज आउटस्टैंडिंग। ये तीन चीजें आनी चाहिए। प्रपोजल ऑफर के बारे में जब भी आप लिखोगे तो ये तो हमने ऊपर किया कि अदर, तो एक पर्सन है, एक पर्सन है करने के लिए नहीं करने के लिए सामने वाले को बोलता है, सामने वाले का एसेंट चाहता है, उसने प्रपोजल किया ऐसा मानेंगे। एसेंशियल्स में सबसे पहले क्या होता है, तो ये तो एकदम बेसिक है यार, ये तो एकदम बेसिक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉमिस करता है, जो प्रपोजर करता है उसको प्रॉमिसर ऑफरर कहा जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको प्रॉमिसी एक्सेप्टर कहा जाता है। ये जो आप जो बोल रहे हो करने के लिए, तो इसमें या तो कुछ करना या फिर कुछ नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ एज सच कीवर्ड्स की बात नहीं आती। विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट आना ही चाहिए, आप सामने वाले की हाँ ही चाहते हो, करने के लिए नहीं करने के लिए, लेकिन हाँ चाहते हो। ऑफर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसमें आपको मतलब कुछ करे तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं करो तो नेगेटिव है। ऑफर की क्लासिफिकेशन दिए है। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर में दो ही चीजें आनी चाहिए, पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, एनीवन कैन एक्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, एनीवन कैन एक्सेप्ट। इसके बाद until withdrawn can be accepted by anyone, जब तक वो विथड्रॉ नहीं होता तब तक कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशल स्पेसिफिक ऑफर में लिखना है आपको मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन, और लिखेंगे कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। क्रॉस ऑफर में आपको लिखना है आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस, आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स। मैंने देखो ऑफर दिया, तेरी गाड़ी खरीदनी है 5 लाख में, तभी तूने भी मुझे ऑफर दिया था, ऑलरेडी तुझे पता नहीं मैंने दिया, तूने ऑफर दिया था मुझे तुझे गाड़ी बेचनी मेरी 6 लाख पे, तो वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पे नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर में आपको लिखना है, काउंटर ऑफर में लिखना है, काउंटर ऑफर में लिखना है आपको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल ऑफर। मैंने आपको ऑफर दिया 5 लाख में गाड़ी खरीदनी, आप बोल रहे नहीं 6 लाख में नहीं 4 लाख में खरीदूंगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है ओरिजिनल ऑफर का एंड कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती है। स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑफर की इसमें आपको सिर्फ लिखना है अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल लिख देना है टेंडर्स सिर्फ। वैलिड ऑफर में कैसा होना चाहिए, वैलिड ऑफर में कैसा होना चाहिए, सबसे पहले ऑफर मस्ट बी सच एज लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप, ये यहाँ पे लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। सर्टन डेफिनेट वेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग नहीं होनी चाहिए ऑफर, तो सर्टन डेफिनेट एंड वेग वही आप यहाँ पे वापस लिखोगे, यही कीवर्ड है यहाँ पे। कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, और लिखेंगे कि एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, मतलब पता ही नहीं आपने ऑफर दिया फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो आपने तो कॉन्सेप्ट जब पढ़े होंगे तो ये सब देखा होगा कैसे बनता है, तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। केस लॉ याद रहेगा लालमन शुक्ला गौरीदत्त, तो ठीक है, नहीं रहेगा तो सिर्फ लिख देना है आपने, जो आपको याद है कि इन सर्टेन केस ऐसा लिख के आप लिख सकते हो। इसके बाद व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पूरा आ गया, ठीक है। व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी होना चाहिए, नॉट मियरली डिस्क्लोजिंग इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन नहीं आप बता रहे हो, इट इज बेसिकली आप सामने वाले की हाँ भी चाहते हो उसमें। इट मे बी कंडीशनल, मे नॉट बी कंडीशनल, तो ये आपको लिखना है। फिर नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस इज एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं कुछ नहीं बोलोगे तो हाँ माना जाएगा, कोई चीज नहीं करोगे तो हाँ माना जाएगा, नॉन कंप्लायंस इज एक्सेप्टेंस कभी नहीं होगा। स्पेसिफिक जनरल कैसे भी हो सकता है ऑफर, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है ऑफर, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले, तो आप अगर अनाउंसमेंट कर रहे हो या फिर कुछ बेसिकली सिर्फ एक लोगों को अवेयर करवा रहे हो तो दैट इज नॉट एन ऑफर बेसिकली, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, तो एग्जांपल है तो फादर वाला लिख दीजिए यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल। फिर ऑफर्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन, आप मुझे पूछ रहे हो कितने को बेच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ $10, तो क्या एक्सेप्टेंस हो गया, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे आपको केस लॉ नहीं पूरा लिखना है, ये केस लॉ लिखोगे तब पागल हो जाओगे, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है when only questions are asked and other party replied only to the answer, only gave answers to them and answers to those questions,
देन दे मेड नो ऑफर एट ऑल, बस इतना आपको लिखते आना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस नॉट एन ऑफर, जो आप लिख के, कोटेशन बेसिकली, कोटेशन जो होता है कोटिंग द प्राइस नॉट ऑफर। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू बिजनेस, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, इन्विटेशन में क्या होता है, हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप आके ऑफर कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है, इन्विटेशन टू ऑफर में डज नॉट मेक एन ऑफर बट इनवाइट्स अदर्स, बट इनवाइट्स अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, ये यहाँ पे लिखना है। ऑक्शन में जब गुड सेल किए जाते हैं, ऑक्शन में जब गुड सेल किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको बार बार नहीं आएगा पेपर में लिखने के लिए, लेकिन अगर आ भी जाता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, तो आपको अब लिखना है ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल। ठीक है, तो जो आके बोली लगाएगा वो ऑफर दे रहा है, और जब वो हैमर अप करेंगे तो दैट बेसिकली इज द फाइनल थिंग। इसके बाद कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं होता। तो ऑफर जो होता है ना, ऑफर डेफिनेट होता है, कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट का होता है। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर जो होता है ना, तो बेसिकली इट इज अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स एंड प्रीसीड्स अ डेफिनेट ऑफर, बेसिकली मतलब लोगों को सिर्फ ऑफर देने के लिए वो बुलाता है, आप आके हमें ऑफर दीजिए। ठीक है, तो याद रखना है कि इन्विटेशन ऑफर इज एन प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर, ऑफर के पहले इन्विटेशन ऑफ ऑफर रहता है हमेशा। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे का जो आपको लिखना है, आप यहां से अगर कुछ लर्न होता है तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिसीजन, कैसे समझेगा कि ऑफर एक इन्विटेशन टू ऑफर है, तो इंटेंशन देखना पड़ेगा। द टेस्ट इज बेसिकली द इंटेंशन, कि क्यों ये किया गया है, तो इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ऑफर मंगवाने का था या ऑफर करने का था, इन्विटेशन टू ऑफर है या ऑफर। इसके बाद ऑफर एंड इन्विटेशन ऑफर के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन है, वही वापस है जो हमने ऊपर लिखा है, वही आपको यहाँ पे वापस लिखना है। इसके बाद एक्सेप्टेंस के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्टेंस के ऊपर में आपको लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए पर्सन जिसको प्रपोजल किया जाता है उसका असेंट देता है, तो हम कहेंगे प्रॉमिस बन गया। और बेसिकली एक दूसरे को जब हम प्रॉमिस करते हैं, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, तो वो हो जाता है एक, क्या कहते हैं हम, कंसिडरेशन टू ईच अदर एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला वो है ना, वो ट्रेन, गन पाउडर वगैरह, तो इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाली लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हो आपके आंसर में हमेशा, एन ऑफर रिमेन्स एज ऑफर एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सेप्टेड, बट जैसे ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ केस लॉ, ऐसा आप लिख सकते हो कि इन अ केस लॉ दिस वाज गिवन। फिर एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई और इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में उसने बताना चाहिए, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वेरी मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी, श्योरिटी मेरी। एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट किया जाता है, शुड बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टेबल फॉर्म, परसेप्टेबल मतलब समझ में आना चाहिए। मुझे चाइनीज लैंग्वेज समझती नहीं, आप चाइनीज में मुझे कम्युनिकेट कर रहे हो एक्सेप्टेंस, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो यहाँ पे आता है। फिर हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट टू ऑफर मेड, जिसकी ऑफर की है ना उसी के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में बनेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनेगा। ठीक है, काउंटर प्रपोजल अगर आप करते हो तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। फिर फिर ये तो केस लॉज है, अगर आपको लिखना है तो उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सेप्टेंस में अगर बताया है ऑफर में कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप लेटर लिख के ही बताओ, तो जब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड है तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर ओनली, और अगर नहीं करते हो तो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं किया तो प्रपोजर पे है कि वो क्या चाहता है। अगर प्रपोजर बोलता है कि ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुमने फोन पे बता दिया, हाँ तो चलेगा तो चलेगा, तो वैसा आपको लिखना है। टाइम स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में होना चाहिए, नो टाइम बताया गया है तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। मियर साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता, आपको यही लिखना है, यही लिखना है, दैट साइलेंस ऑफ द ऑफर और फेलियर टू आंसर्स इज नॉट एक्सेप्टेंस बेसिकली। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में आपको लिखना है
किधर गया किधर गया किधर गया, देखिए when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, performance of the act constitute acceptance। कुछ और करने को बोला है, जिसको हमने गुड्स भेजे साथ में और एक लेटर भेजा कि हम चाहते हैं आप ये गुड्स हमसे खरीदो, और आपने वो गुड्स ले लिए, यूज कर लिए, तो यार इट इज बेसिकली बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। नहीं, आपने हमको बताया नहीं बताया बात अलग है, अपने यूज तो कर लिया। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में जब आपको लिखना है, तो ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं सब लोगों को। तो ऑफर तो बेसिक होता है, जब मैं करूंगा तो सामने वाले को समझेगा ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू मीट इज मीट, जिसको किया जाता है उसको पता चलेगा तब ऑफर कंप्लीट है। तो 13 को गया, 14 को गया, 15 को गया, लेटर फर्क नहीं पड़ता। जब उसने रीड किया, जब उसने क्या किया, रीड किया, mere receiving of letter not sufficient, must receive read the message। जब रीड किया that is the day, उसको पता है। एक्सेप्टेंस में उल्टा होता है, एक्सेप्टेंस में उल्टा होता है। एक्सेप्टेंस में ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आप तो ऐसा कुछ लिख नहीं सकते कि ओमिशन वगैरह कि आप ये नहीं करोगे तो हम मानेंगे कि हम एक्सेप्ट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो नीचे दिया जाएगा, नीचे दिया जाएगा। सो व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तो कब कंप्लीट होता है, तो प्रपोजर, मैंने आपको ऑफर दिया, तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। जब जिसको मैंने, मान लीजिए आपको मैंने ऑफर किया है, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर अब डाल दिया और आप कुछ नहीं कर सकते, वो लेटर चला गया, ट्रांजिट में चला गया, अब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, आप अभी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और मेरे लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। आपके लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा पता है, जब मुझे वो एक्सेप्टेंस का लेटर मिलेगा और मैं इसको रीड करूंगा, तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर आपके लिए व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो बेसिकली ये ऐसा ही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन ऐसा ही है। अब तो लेटर की होती नहीं, अब तो सब ऑनलाइन होता है, तो ये सब इश्यूज आते नहीं, ये आपको लिखना है, बहुत जरूरी है। अगर आप लेटर के थ्रू कर रहे हो कम्युनिकेशन वगैरह, लेटर के थ्रू कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजर। सेम ही है, कोई इसमें अलग बात नहीं कही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डिलीवरी नहीं होती लेटर की, तो एक्सेप्टेंस जो है ना, डिलीवरी नहीं हुई लेकिन आपने डाल तो दिया, तो प्रपोजर के लिए कंप्लीट है, लेकिन मुझे मिला ही नहीं लेटर, तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर इट इज नॉट कंप्लीट। तो ये लिखना है आपको, ज्यादा इसमें लॉजिक में मत जाइए, पेपर निकालना है आपको, फाउंडेशन निकाल के इंटर में जाना है, इंटर में जाके फिर लॉजिक देख लेंगे, बाकी अभी लॉजिक के पीछे मत भागो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है टेलीफोन टेलेक्स केस में हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी, राइट। एंड अगर कॉल ड्रॉप हो जाता है, याद नहीं आता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, फिर आपको वापस कॉल करके बताना पड़ेगा। अगर स्पेशल कंडीशंस है कि ऐसी कंडीशंस के थ्रू ही एक्सेप्टेंस होता, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा, वही हमको लिखना है यहाँ पे। ज्यादा उसमें कुछ कीवर्ड्स टाइप कुछ नहीं है ऐसा कि आपको नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हम लेते हैं ना रेलवे टिकट वगैरह लेते हैं, तो पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, सबके लिए स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप पढ़ो नहीं पढ़ो, हम मानेंगे कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, क्योंकि आपने रेलवे टिकट लिया है, उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिंटेड है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इवन व्हेन यू आर अनअवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम बोलेंगे कि आपने उसको पढ़ा है, राइट। सफिशिएंटली रीजनेबल, मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि इतना छोटा प्रिंट है कि पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिंटेड है और ऐसे स्टेट में डिलीवर है कि उसको दिखता ही नहीं वो कहाँ पे क्या लिखा है, अच्छे से फॉन्ट नहीं है या अलग लैंग्वेज में है, तो विल नॉट इनकर, हमारे ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। बस इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस के कम्युनिकेशन के लिए अगर मैं बात करूं, तो वहां पे वापस जो प्रपोज कर रहा है और जो बेसिकली उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में कब कंप्लीट होगा, तो प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू पे व्हेन द एक्सेप्टेंस इज, ये तो वापस वही आ गया, चलो एक्सेप्टेंस वाला ही आ गया, नीचे दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे, ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन अ डेफिनेट प्रॉमिस बाय द ऑफरर, राइट। एन ऑफर मे बी मेड ईदर टू द पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक एट लार्ज, एंड
If an offer is made in the form of a promise in return for an act, the performance of the act, even without any communication, is to be treated as acceptance of the offer. Communication of performance. Performance का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने कोई काम कर दिया तो सामने वाले को मुझे बताना पड़ेगा वो कि मैंने काम कर दिया है। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं कि सामने वाले को पता नहीं मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो कैसे समझेगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ना यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे वो बोलता है कि आपने मुझे कोई ऑफर दिया, राइट, एंड इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, मैं चाहता हूं आप वो कुछ काम करिए, तो आप अगर वो काम करते हैं तो इट इज बाय डिफॉल्ट विदाउट इवन एनी कम्युनिकेशन इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ये पेन आपको बेचना चाहता हूं और ये पेन मैं आपको भेज रहा हूं कि अगर आपको चाहिए तो इसको रख लीजिए, नहीं चाहिए तो वापस दे दीजिए। आपने रख लिया तो दिस इज इन इटसेल्फ एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इवन व्हेन आपने मुझे कोई कम्युनिकेशन बताया नहीं। रिवोकेशन के बारे में अगर बात करनी है तो आपको लिखना है यहाँ पे as against the person who makes it when it is put in course of transmission to the person to it is made, so power to the person who makes it, and as against the person to it is made when it comes to his knowledge। तो बेसिक है, अगर मैं रिवोकेशन कर रहा हूं तो जब मैं ये लेटर डाल देता हूँ रिवोकेशन के कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना है, तो जिस मिनट मैंने डाल दिया मेरे लिए कंप्लीट हो गया, और जिस मिनट आपको मिल गया उस मिनट आपके लिए कंप्लीट हो गया। एकदम बेसिक, एकदम इजी है, इसमें कुछ भी नहीं दिया, अभी दिया है उन्होंने बहुत सारा नीचे, लेकिन इतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन याद रखना है, act of a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। as against the proposer कब complete होता है communication of acceptance? जब आप इसको लेटर डालते हो। तो याद रखना है वो कंप्लीट होने से पहले ही मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूं, उसके बाद नहीं कर सकता। एंड एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्टेंस दिया है, वो कब तक आप रिवोक कर सकते हो? जब तक वो मुझे नहीं समझता। तो आपके लिए वो कब कंप्लीट होता है? जब मुझे मेरे पास आ जाता है वो लेटर एक्सेप्टेंस का। मैं वापस बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास, दिस इज अ कीवर्ड क्लास, तो वो हम सिर्फ यहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं एक एक करके। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। अब यहाँ पे ऐसा है ना, ये इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ कंपेयर करते रहते, तो आपको पेपर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कीवर्ड्स वाला पार्ट नहीं आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन और पोस्ट हमने देख लिया है, सिर्फ इंग्लिश लॉ के बारे में यहाँ पे पता है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऑफर को रिवोक कैसे कर सकते हैं? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, पहले नोटिस दे दो, लेटर पे लिख के भेज दो, भाई हम रिवोक करना चाहते हैं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जिस टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना था उस टाइम के अंदर एक्सेप्ट किया नहीं गया है। टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद द स्पेसिफाइड टाइम एंड नो टाइम स्पेसिफाइड इन रीजनेबल टाइम, तो हम कहेंगे कि ऑफर रिवोक हो गया है, आपने टाइम में दिया नहीं या फिर रीजनेबल टाइम में दिया नहीं है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, जब आपको बोला गया है कि प्रपोजल के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए और आपको नहीं कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरा घर परचेज कर लीजिए, लेकिन आप फॉरेनर हो, तो मैंने बोला घर परचेज करने से पहले आप पैन कार्ड ले लीजिए, आप पैन कार्ड लिए ही नहीं है और फिर भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि बेसिकली ये प्रपोजल रिवोक हो गया है, आपने टाइमली टाइम के अंदर पैन कार्ड लिया नहीं है। डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई अगर प्रपोजर की, तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डेथ हो जाता है तो लीगल हेल्थ को परफॉर्म करना पड़ेगा। काउंटर ऑफर आ जाती है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा रिवोकेशन। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, यूजुअल मोड, राइटिंग में बोला एक्सेप्टेंस देने को दिया नहीं है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, गुटखा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने गुटखा इलीगल कर दिया, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपके कीवर्ड्स यूनिट 1 के। नाउ लेट्स मूव टू अवर यूनिट 2 जो कि है कंसिडरेशन, जो कि है कंसिडरेशन। ओके ओके, सो यूनिट 2 कंसिडरेशन है। इसमें भी ऊपर तो सब ज्ञान है, वो अपने को नहीं चाहिए ना, अपने को कहीं पे वो देना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो शुरू होता है, कंसिडरेशन है क्या सर, कंसिडरेशन है क्या? तो सबसे याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये तो ऊपर ऊपर का आप सब लिख रहे हो, कुछ ये नहीं है, लेकिन जब प्रॉमिसर की इच्छा से, प्रॉमिसर की इच्छा से प्रॉमिसी या कोई भी और बंदा, थर्ड पार्टी, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन डन, नॉट डन, या डज, नॉट डज, या प्रोमिसेस टू डू और प्रोमिसेस टू नॉट डू। सिर्फ क्या यार, ये टेंस बदले, डन मतलब पास्ट है, एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग मतलब पास्ट में कुछ नहीं किया है, डज मतलब अभी कर रहा है, या फिर एब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग मतलब अभी नहीं कर रहा है, और फ्यूचर मतलब क्या, प्रोमिसेस टू डू, प्रॉमिस कर रहा है करेंगे, या प्रॉमिस कर रहा है नहीं करेंगे। ऐसा तीनों में कुछ भी होता है
तो हम कहेंगे कि इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो सबसे पहला कंसिडरेशन मतलब एक्ट है, डूइंग समथिंग है। कंसिडरेशन एब्सटेनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग भी होता है, कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन होता है। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए। मे मूव फॉर प्रॉमिसर अदर पर्सन, कोई और भी फुलफिल इसको कर सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ प्रॉमिस ही हो। मे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किसी में भी हो सकता है, यही तो हमने उसके इसमें देखा डेफिनेशन में। लीगल रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। काम कर कोई भी सकता है लेकिन प्रॉमिसर की ही इच्छा से होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर आपको कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको वही लिखना है, मस्ट मूव एट द प्रॉमिसर। लेकिन इट मे बी ऑफर्ड बाय द प्रॉमिसरी और थर्ड पार्टी, बट प्रॉमिसर की ही इच्छा से होना चाहिए, डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर, और किसी की इच्छा से वो नहीं हो सकता। मे मूव फॉर प्रॉमिसिंग अदर पर्सन, वो जो थर्ड पार्टी हो सकता है बेसिकली। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, और आपको लिखनी है मे प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉमिसिंग अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी में आपको लिखना है कि अगर कंसिडरेशन हो चुका है, अगर कंसिडरेशन हो चुका है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट तो एग्जीक्यूटेड कहेंगे। अगर कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस मतलब आगे करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इट इज एन एग्जीक्यूटरी। बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे वही हमको डेफिनेशन के बारे में लिखना है कि कंसिडरेशन में हैज डन, एब्सटेन्ड वगैरह वगैरह वर्ड्स यूज किए, इसका मतलब है कि वो पुराने के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है, subsequent promise as an admission that past constitution was not gratuitous। मतलब क्या, आगे आएगा शायद ये मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, छोड़िए यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, वो वॉलेंटरी वाले आगे देख लेंगे। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन याद रखना है कि वो वैल्यूलेस भी नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू, ठीक है। फीलिंग्स, लॉ फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दे सकता, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, और सामने वाला बोलता है कि मेरी हाँ इन्होंने कंसेंट फ्री नहीं था, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को कोर्ट क्या मानेगा, एविडेंस मानेगा कि हाँ भाई सही है, तूने इतने सस्ते में खरीदा मतलब जरूर तूने कुछ झोल किया रहेगा, नहीं तो लॉ को कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। तो ये वर्ड्स आने चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जज को बोल रहे हो कि भाई मेरे साइड से डिसीजन दे दे, मैं पैसे दे देता हूँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है उसको आप पैसे दे रहे हो वो करने के लिए, तो याद रखना है अ प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस इज वॉइड फॉर इट इज विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। विटनेस को बुलाया और आप बोल रहे हो भाई मेरे साइड से बता देना, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तो इट इज नॉट अलाउड। इसके बाद कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। बेसिकली लॉ जिसको वैल्यू देता है, अनलॉफुल, इमोरल, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यार स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो यहाँ पे दिए गए। इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हो तो बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स, बस इतना लिख दीजिए, बाकी कुछ भी मत लिख लीजिए। इन द केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट की बात अगर आप कर रहे हो तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनल हैड नॉट बीन पार्टीज मे एनफोर्स, ठीक है, ये आपको लिखना है। सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स में आपको लिखना है for the benefit of a person even when he is not part of the agreement। again this is not a concept class so I won't go into the concept, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है बता रहा हूँ। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लिखना है असाइनी कैन एनफोर्स, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल के अंदर आपको लिखना है प्रॉमिसर कंडक्ट के थ्रू एजेंट मान के चलता है, खुद को एजेंट दिखाता है, तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आ जाएगा। कवेनेंट रनिंग विद द लैंड के अंदर आपको लिखना है The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller, बस बाकी इसमें और कुछ भी लिखना नहीं है। और entered into through an agent के केस में प्रिंसिपल कैन एनफोर्स, बस। तो सर ये जो आप बता रहे हो तीन तीन दो दो वर्ड्स, ये लिखने से आपको लगता है मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे आके कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बहुत फॉरेन है, नहीं अलग है। इतने पेपर एनालाइज करता हूँ, इतनी बार पढ़ाता हूँ, मेरे लॉ के लाइव बैचेस चलते हैं, हमेशा फुल रहते हैं, तो इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि ये वर्ड्स अगर आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि मुझे सारे लेवल्स ऑफ सीए के एग्जाम्स में लॉ में एग्जाम्शन रहा है थ्रू आउट,
तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया कि कैसे चलता है ये। अगर कोई एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना है तो इट इज ऑलवेज वॉइड। लेकिन लेकिन ये वाले एक्सेप्शन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपको सबसे पहला लिखना है नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए पार्टीज के बीच में, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए। पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, किसी ने कोई आपके लिए पहले कुछ अपने मन से कर दिया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और आपने उसको प्रॉमिस किया कि हाँ हाँ मैं तुझे पैसा देता हूँ, तो सर्विसेज जो दी थी वॉलेंटरीली दी थी, सर्विसेज जो दी थी प्रॉमिसर के लिए दी थी, और प्रॉमिसर जो था वो तब जिंदा था जब ये सर्विसेज दी गई थी। नहीं तो आप किसी बच्चे को बोलोगे कि बेटा जब तू था नहीं ना इस दुनिया में तब मैंने तेरे पापा के लिए बहुत काम किया है, तेरे पापा के लिए बहुत दिल लगाया है, तो लेकिन वो प्रॉमिसर तो एग्जिस्टेंस में था नहीं ना तब, तो चलता नहीं। एंड प्रॉमिसर ने कंपेंसेट करने की इच्छा भी दिखाई। आप किसी भी जोर जबरदस्ती से पैसा नहीं मांग सकते जस्ट बिकॉज आपने, क्योंकि आपने तो वॉलेंटरीली किया ना, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई आपने बचा लिए, तो ऐसा। पे टाइम बाद डेट के केस में आपको लिखना है प्रॉमिस साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, पे अ टाइम बाद डेट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता ही है, मैं सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स बता रहा हूँ। एजेंसी के केस में नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, बेलमेंट के केस में अगर आपको वही लिखना है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। चैरिटी के केस में नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, contrary to charity contract shall be valid, and that's it for this unit also. Let's move to the third unit of our Indian Contract Act. Okay, so basically ये वाला है हमारा other essential elements वाला। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफी। चलते हैं, ये ऊपर का कुछ टाइम पास है, सब कुछ नहीं लिखना है, हमें पेपर में ना आता है कभी। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ये हमने देखा हुआ है एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। एज ऑफ मेजोरिटी में क्या लिखना है मैंने आपको बताया है, 18 ईयर्स का होना चाहिए। लेकिन माइनस के रिलेटेड हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सबसे पहले माइनर जो होता है ना कॉम्पिटेटिव टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नॉट कॉम्पिटेटिव टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होता है इसने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नो रेटिफिकेशन आफ्टर रिटर्निंग मेजोरिटी, कैनॉट रेटिफाई मेजोरिटी होने के बाद, जब वो बड़ा हो जाएगा तो जब माइनॉरिटी में किए हुए अग्रीमेंट्स होते हैं वो उसको रेटिफाई नहीं करता, कैन नेवर बी रेटिफाइड, वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। कैन बी अ बेनिफिशियरी, किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी जरूर हो सकता है, फायदा हो रहा है तो वो उसके लिए जरूर लायबल हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नथिंग इन कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम, तो उसको कुछ मिलने वाला है तो वो उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि अगर तू माइनर है तो फिर तेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नहीं, फिर वो लेने की चीजें ले सकता है। तो मे एक्सेप्ट बेनिफिट, लेकिन लायबिलिटी नहीं होता। कैन ऑलवेज स्प्लिट माइनॉरिटी, हमेशा कोर्ट में जाएगा तो कैन ऑलवेज स्प्लिट माइनॉरिटी बोल सकता है। एंड रूल ऑफ एस्टॉफल जो होता है वो कभी भी माइनर के अगेंस्ट नहीं चलता। नेसेसरीज के केस में, नेसेसरीज के केस में हम लिखेंगे सी नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आप नेसेसरीज आप सप्लाई करते हो तो आप पैसा ले लीजिए। लेकिन याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए था, नेसेसिटीज को था। ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई इन सब चीजों को और फिर भी आप दे रहे हो, तो ये दो चीजें आपको लिखनी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जांपल लिखना है माइनर के एजुकेशन, फ्यूनरल सेरेमनीज, ठीक है, आप उसके करवाते हैं ना मुंडन वगैरह सब करवा रहे हो आप उसका, तो ये सब खर्चे उसमें आ जाते हैं नेसेसरीज में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है गार्डियन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है माइनर के बिहाफ में, तो देखिए वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बेनिफिट के लिए है तो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर लायबिलिटी के लिए रहेगा इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे contracts made by guardian behalf of a minor are not valid, right? It should always be for his benefit, no specific performance, क्योंकि void होता है कोई specific performance आप करवा नहीं सकते उससे। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं।
पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन उसको एडमिट किया जाता है। अगर उसको बेनिफिट देने वाले हो तो सिर्फ माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन लायबल नहीं रहेगा, नॉट बी लायबल, ही विल नॉट बी लायबल। फिर जैसे गार्डियन नहीं उसको बाइंड कर सकता, वैसे ही माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, यही आपको अंदर लिखना है। ओनली व्हेन ही इज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स विल बी लायबल। एजेंट की तरह अगर काम कर रहा है पापा मम्मी के लिए, तो फिर वो लायबल हो सकता है, पापा मम्मी। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, तो इसके केस में अडल्ट लायबल रहेगा, माइनर नहीं रहेगा। श्योरिटी के केस में अगेन, अगर अडल्ट श्योरिटी है अडल्ट माइनर के लिए, तो अडल्ट इज लायबल टू थर्ड पार्टी, राइट। व्हेन अडल्ट स्टैंड फॉर, देन ही इज लायबल टू थर्ड पार्टीज। शेयर होल्डर नहीं हो सकता माइनर कभी भी। मिस्टेक से बन जाता है तो उसका नेम रिमूव कर दीजिए फ्रॉम रजिस्टर, क्योंकि इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। शेयर होल्डर कैनॉट बी शेयर होल्डर। लॉफुल गार्डियन के थ्रू एक्ट करके ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के थ्रू बाद में वो शेयर्स अपने नाम पे करवा सकता है। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, गलत काम करने के लिए। फ्रॉड करता है ना तो माइनर लायबल रहेगा, फ्रॉड करता है तो लायबल रहेगा। अनलेस द टॉर्ट इज रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसमें लायबल नहीं रहेगा। तो देखिए किसी से कुछ मांगा कि मेरे को यूज करने के लिए दे, वापस नहीं दिया, तो इट्स अ फ्रॉड। माइनर हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हेड हैड एंड देन पास ऑन टू फ्रेंड। ठीक है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो रैशनल जजमेंट बना सके अपने खुद के अच्छे के लिए। ओकेजनली साउंड माइंड का होता है तो तभी कॉन्ट्रैक्ट करे जब साउंड माइंड का होता है। ओकेजनली पागल हो जाता है तो तब कॉन्ट्रैक्ट ना करे जब अनसाउंड माइंड का होता है। ठीक है, वो आता है ना फीट और ये सब चीजें आती है, तो लुनाटिक एसिलम का वही मतलब होता है। करता है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड माना जाएगा। डिस्क्वालिफाइड पर्सन में आपको लिखना है इनकम्पिटेंसी अराइजेस फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपको लिखनी है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फॉरेन सॉवरीन्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, इसमें से कोई भी 2 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। प्री कंसेंट के अंदर आपको लिखना है, प्री कंसेंट के अंदर आपको लिखना है 2 और मोर पर्सन से अगर सेम थिंग सेम सेंस में हाँ बोलते हैं तो उसको फ्री कंसेंट माना जाएगा। कंसेंट के एब्सेंस में कॉन्ट्रैक्ट कभी भी अराइज नहीं होता है। अगर फंडामेंटल एरर है तो देयर इज नो कंसेंट। इन केस ऑफ मिस्टेक आल्सो देयर इज नो रियल कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम, विच इज फ्री फ्रॉम कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है, मिस्टेक अगर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। मिस्टेक छोड़ के ये 4 चीजें होती है ऊपर की तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। लिखना आना चाहिए आपको पेपर में ये। कोर्जन का मतलब क्या होता है? कोर्जन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज कमिट करना जो इंडियन पिनल कोड की तरफ से फॉरबिडन है, या फिर किसी को आप अपने पास रख रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहे हो, किसी पर्सन की प्रेजुडिस हार्म के लिए काम कर रहे हो, और ये सब करने के पीछे आपका इंटेंशन है कि वो पर्सन अग्रीमेंट में आ जावे। कोर्जन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। किसके ऑप्शन पे? जिसका कंसेंट फ्री नहीं था। एंड अगर कोर्जन के अंडर पैसे लिए गए हैं, इसको बेनिफिट मिला है जिसका कंसेंट लिया, तो उसके उसको रीपे कर देना चाहिए, मस्ट रीपे और रिटर्न इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आप मेरे को हाँ नहीं बोलोगे बेचने के लिए, तो हम कहेंगे कि यही भी कोर्जन होता है। कमिटिंग और सेटिंग टू कमिट एनी एक्ट इज अ forbidden act under IPC and thus is a coercion. अंडर इन्फ्लुएंस में आप लोगों को लिखना है रिलेशन ऐसा है दोनों के बीच में कि एक पोजीशन मिल गई है, डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ताकि अनफेयर एडवांटेज दूसरे के ऊपर मिला सके। फिर इसके बाद जो ये अंदर का है तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, डोमिनेट टू विल पोजीशन होना चाहिए,
अपेरेंट अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी के बीच में डिफरेंशिएट बताना है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बीच में डिफरेंस बताना है, मेंटल डिस्ट्रेस, अनकॉन्शियस बार्गेन्स। तो इसमें थोड़ा 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 आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है एज सच स्पेसिफिकली। नेक्स्ट कीवर्ड आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ में। अगर किसके ऊपर होता है प्रूफ करने का, तो सबसे पहले व्हेन अ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, जो उसको वॉइड करवाना चाहता है, तो उसको प्रूव कराना पड़ेगा कि अदर पार्टी के पास पोजीशन था उसकी विल डोमिनेट करने का, अदर पार्टी ने उसको एक्चुअली यूज किया है टू ऑब्टेन हिज कंसेंट, ट्रांजैक्शन अनफेयर है, अनकॉन्शियसनेबल है। तो बोल सकते हो यार सर इसमें कंसिडरेशन देखो ना, कितना सस्ते में खरीदा है मेरे से प्रॉपर्टी इसने, एक तरीके से इसने क्या किया है, मेरा यूज किया है, मेरे पोजीशन जो इसके पास है अच्छी वाली, उसको उसने यूज किया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आराम से बोल सकता हूँ मैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग मेरे सामने आती है, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा, और और जो भी नुकसान हुआ है सामने वाले को, तो कोर्ट को जैसे भी सही लगेगा उसको हम वो नुकसान की भरपाई करवाने को बोल देंगे, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देंगे। और ये जो है ना आधा लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा है कि जिसको भी कुछ बेनिफिट मिला है उसने उसको वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है, रिटर्न कर देना है पैसे वापस। तो ये एग्जांपल में बताया है, पढ़ लीजिए। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है कि आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, या तो वो आप खुद कर रहे हो कमिटेड बाय पार्टी, या तो वो आप क्या कर रहे हो कमिटेड बाय पार्टी खुद कर रहे हो, आपके कन्वींस मतलब आपकी इच्छा, आपके समाधान, आपके थ्रू ये चीज हो रही है, आपके एजेंट किया जा रहा है, ताकि आप डिसीव कर सको, पागल कर सको सामने वाले को या उसके एजेंट को। क्या क्या करके आप सजेशन दे रहे हो किसी फैक्ट का जो आपको पता है ट्रू नहीं है, आप कोई चीज छुपा रहे हो ऑफ अ फैक्ट जिसका आपको नॉलेज है, आप एक प्रॉमिस कर रहे हो जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं है ऑफ परफॉर्मिंग, आप कोई भी ऐसी काम कर रहे हो जिससे डिसीव हो सकता है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ये कब होता है? शेयर मार्केट में आप कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो ये शेयर ले लो, अच्छा है पैसे बढ़ेंगे, और आपने 6-7 लोग बिठाए, वो बहुत मार्केट में वो शेयर बहुत जोर जोर से खरीद रहे हैं, तो मार्केट में वो शेयर ऊपर जा रहा है, तो सबको लगता है अरे वाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चिन्मय सही बोल रहा है, उन्होंने ले लिया वो शेयर। बाद में जैसे भी शेयर लिया उन्होंने, शेयर लेना शुरू कर दिया, आपने बोला और लो और लो, जैसे ही पैसे कम करने लगे आपके लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो कोई भी एक्ट है ओमिशन कर रहे हो जिसने लॉ ने स्पेसिफिकली बोला ये फ्रॉडुलेंट है। फ्रॉड होने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होते हैं, सबसे पहला कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो फॉल्स है, कुछ बताया होना चाहिए जो झूठा है। लेकिन बहुत सी चीजों में अगर आप साइलेंट हो किसी ऐसी चीज के बारे में जो आपको पता है कि बतानी बहुत जरूरी है, लेकिन आप शांत हो फिर भी आपने एक्टिवली कंसील किया, तो इसको भी फ्रॉड कहा जा सकता है। तो क्या साइलेंस फ्रॉड है? तो हाँ है। कब कब? जब आपको बोलने की ड्यूटी है लेकिन आप बोले नहीं, जब आपका साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, आपने बोला कि चिन्मय मैं तेरे से वॉच ले रहा हूं लेकिन तू कुछ बोल नहीं रहा है कि इसमें कुछ फ्रॉड है कि नहीं, तो तू शांति इसलिए मैं ले रहा हूं ये मान के कि हाँ भाई फ्रॉड नहीं है, लेकिन आपको पता है उसमें फ्रॉड है। तो साइलेंस। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उसको जाके ईड़ा बना रहे हो और फिर सामने वाले को समझ में आ रहा है तो अरे अब केस करना, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आपको नॉलेज है वो झूठ है उस चीज का जो भी आप बता रहे हो, ठीक है। अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन, आपने बोला इसलिए उसने एक्ट किया ही नहीं, उसको किसी और ने बोला था, उसके दोस्त ने बोला अच्छी चीजें ले ले, फिर वो बाद में बोलता है नहीं तूने भी बोला था, ऐसे नहीं यार, आपने मेरे कहने पे थोड़ी किया। अदर पार्टी मस्ट हैव रिलेड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड कंसिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस, कुछ लॉस ही नहीं हुआ तो फिर कैसे आप उसको फ्रॉड में लेके आओगे? तो लॉस होना भी बहुत जरूरी है। क्या होगा सर? सबसे पहले रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खारिज करवा दीजिए, डैमेजेस के लिए सू करिए, केस डालिए, या फिर परफॉर्मेंस के लिए आप बोलिए इन सच केस इन विच, मान लीजिए कि
मैं बोलता हूँ कि सर मेरा तो इसमें बहुत अभी इंटरेस्ट आ चुका है, सब मेरा इसमें टाइम एफर्ट मनी लगा है, तो इसको बोलिए परफॉर्म करें, लेकिन प्राइस बढ़ा के देवे अभी, क्योंकि इसने जो चीज छुपाई उसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, तो लॉस नहीं हो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, ही शैल बी पुट इन द पोजीशन, अगर रिप्रेजेंटेशन किया होता तो। ठीक है, एक्सेप्शन की केस में है कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल नहीं रहेगा। ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू आप उस ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते थे, थोड़ी बुद्धि लगाते थे ना, थोड़ा इंक्वायरी करते थे, तो आप ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते थे। मैं एक सीए हूँ, मैं मेरे आर्टिकल को बोलता हूँ हाँ भाई तू जो लेके आएगा मैं साइन कर दूंगा, उसने लेके आया मैं साइन कर दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। मैं पढ़ता था तो समझ में आता ना कि झूठ है या फिर गलत कुछ लिखा उसमें। एक फ्रॉड जिसने सामने वाले के ऊपर कुछ इंपैक्ट डाला ही नहीं है, फ्रॉड की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते। मिसरिप्रेजेंटेशन की केस क्या होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट है, आप कुछ बता रहे हो जो फॉल्स है, जो फॉल्स है, लेकिन जो बता रहा है ना, ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, he believes it to be true, but which is not justified by the information he possesses, which is not justified। तो ये वर्ड आपकी इसमें आना चाहिए। ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, ये भी इसमें आना चाहिए कि इसमें एडवांटेज मिलना है, उसको कुछ एडवांटेज मिला हुआ है। इवन दो इट इज डन ऑनेस्टली, हम कहेंगे इट इज अ मिस्टेक। ठीक है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन में ये तीनों चीजें आनी चाहिए। कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस का डिफरेंशिएट बिटवीन यहाँ पे है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंशिएट बिटवीन यहाँ पे। मिस्टेक में आपको लिखना है इनोसेंट या एरनस बिलीफ, जो सामने वाले को कोई चीज पे विश्वास करने के लिए लीड करती है। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब यार मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। पहले तो इंडियन लॉ जो होता है, इट कैन नॉट बी अलाउड टू गेट इन रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इट। ठीक है, इंडियन लॉ पता नहीं ऐसा बोल के आपको कभी भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर अ ग्राउंड। फॉरेन लॉ का इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, और इस केस में हम एग्रीमेंट को वॉइड करार करवा सकते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास, दिस इज अ कीवर्ड वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो आपने ये सब चीजें आपकी इसमें लिखनी है, बस इतना इसमें बताना है मुझे। अगर बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों की गलती है, तो अग्रीमेंट अवॉइड हो जाता है। बायलैटरल मिस्टेक की केसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कभी भी पेपर में आ सकता है, अब तक ज्यादा पूछा नहीं गया है। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो नॉट वॉइडेबल, इट इज नॉट वॉइडेबल, तो को पूरा करना पड़ेगा। इवन व्हेन इट इज यूनिलेटरल मिस्टेक, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, देखिए व्हेन कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज फॉरवर्ड, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जब भी आपको हेडिंग्स एंड उसके अंदर क्या लिखना होता है ना, हेडिंग्स एंड उसके अंदर कंटेंट, तो हेडिंग अगर आप सही से लिखते हो तो 90% मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 10% ऑफ द मार्क्स आर रिजर्व्ड फॉर इंटरनल कंटेंट, अनटिल अनलेस के अंदर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसमें प्रोविजन है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो उसको भी बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो 50-50 हो जाएगा, हेडिंग का 50% एंड अंदर के कंटेंट का 50%। लेकिन ऐसे केसेस जहां पे अंदर सिर्फ 2-3 लाइन है और वही लाइन है जो हेडिंग बता रहा है, तो अंदर की इसको 10% 5% मार्क्स होते हैं, तो वो आप आपके हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, लेकिन हेडिंग बहुत सही होना चाहिए। ये आप सेम हेडिंग सही होना चाहिए, अंदर आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए, को सिर्फ इसमें अभी यहाँ पे हेडिंग नहीं है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे इंजुरी करके हेडिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, अगर किसी को इंजुरी होती है तो कंसिडरेशन इमोरल है, कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी चीजें लिखी हुई है, देखिए ये वाली, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, फिर इसको आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिंग विद एनिमी, तो एनिमी कौन होता है पहले ये बताइए, एनिमी कौन होता है ये बताइए। तो एनिमी कौन होता है, जब भी गवर्नमेंट एट वॉर होती है किसी और गवर्नमेंट के साथ, और इस सरकार गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने आपको नहीं बोला है ट्रेड करने के लिए, फिर भी आप कर रहे हो, तो इसको हम अवॉइड मानेंगे, प्रेजुडिस मानेंगे कि आप इंडियन स्टेट के खिलाफ है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, आप है ना बेसिकली आप फोर्स के थ्रू पैसे देके कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसके थ्रू आप आपके जो प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं, जो आपके केसेस चल रहे हैं, उनमें आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो। अब आपको तो डिटेल में बताऊंगा नहीं मैं क्या होता है, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास, बट इतना सही है। तो एन अग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट फ्रॉम रनिंग द नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, तो देखिए अब्यूज ऑफ जस्टिस माना जाता है इसको,
अब्यूज ऑफ जस्टिस, तो मैं मेरे जो केस लॉज, मेरा जो रेगुलर क्लास होता है, इसमें हम एक एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट का केस देते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद ही, वो आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, खुद ही वो रेप के केस में, एक रेप के केस में उन्हीं का नाम था और वो खुद वहां पे बैठे थे एज अ जज। तो थोड़ा हम इसको वहां पे लिंक करते हैं। मेंटेनेंस एंड चैम्बिटी के लिए अगर अब कुछ रहेगा तो अगेन, फिर इसके बाद ट्रैफिक, अच्छा यहाँ पे मेंटेनेंस एंड चैम्बिटी में जो 2 पॉइंट है, अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू अदर पार्टी, इतना कम है कि बस सामने वाले को आप मतलब जिंदा भी नहीं ले सकता उसमें, या फिर मेलिशियस मोटिव है आपका, जैसे कि गैम्बलिंग है, ये सब होता है। अगर आप पब्लिक ऑफेंसेस एंड टाइटल्स, टाइटल्स तो इंडिया में चलते नहीं रहते ना सर वगैरह, जो टाइटल्स, अभी टाइटल्स नहीं होते बेसिकली, अभी अवार्ड्स होते हैं ना, पद्म विभूषण, भारत रत्न वगैरह। तो ऐसे के लिए अगर आप अग्रीमेंट टू पे मनी to induce him to retire from his office so that other person may secure the appointment is void. Procure public recognition, पद्म विभूषण, मैं जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को पैसे देता हूँ और मेरे को भारत रत्न दे दूं, तो इट इज अगेन void. अग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज void होता है. मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट इंडिया में नहीं चलता है, आप पहले ब्रोकरेज नहीं कर सकते हो। कि ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, मैं तेरी शादी करवा के दूंगा उस लड़की के साथ जो तुझे पसंद है, उसके लिए तू मुझे 10 लाख रुपए देगा, तो ब्रोकर की तरफ काम कर रहे हो ना, वैसे नहीं चलेगा। मैरिज ब्यूरो थोड़ी ब्रोकर रहता है, मैरिज ब्यूरो क्या करता है, आपके लिए 10 लड़की की प्रोफाइल देगा जो उन्हीं लड़कियों ने अपलोड किया, आपको बोलता है देखो जो आपको पसंद है उसको अप्लाई करिए, अगर वो लड़की को भी आप अच्छे लगते हो और आपका सब सूट होता है तो आप शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो दैट दे आर नॉट ब्रोकर्स, दे डोंट नेगोशिएट फॉर मैरिज, दे डोंट गेट रिवॉर्ड्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि कोई केस ना चले ज्यादा टाइम के लिए, तो ऐसी चीजें भी नहीं चलती। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कंपेंसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड, ये आपको लिखना है। दूसरा वाला आप नहीं लिखोगे मैनेजर ऑफ फर्म तो भी चलेगा, क्योंकि वो एग्जांपल है। कंसिडरेशन लॉफुल इन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर थोड़ा सा 2 कंसिडरेशन से, एक लीगल एक इलीगल है, तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे जनरल रूल है कि लीगल पार्ट जो होता है अगर वो इलीगल से अलग किया जा सकता है तो उसको लीगल मानेंगे और बाकी वाले को इलीगल करके रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप अलग नहीं कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉल टुगेदर वॉइड माना जाएगा। वॉइड अग्रीमेंट्स के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा गया है, अग्रीमेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अगेन, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया कि किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, इट्स वॉइड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छी, देखो यहाँ पे एक डिटेल में लिखा है, तो अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले लॉफुल प्रोफेशन करने के लिए हम आपको रोक रहे हैं, लॉफुल ट्रेड, लॉफुल बिजनेस करने के लिए हम रोक रहे हैं ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का, तो ये वॉइड है। लेकिन अगर आप गुडविल सेल कर रहे हो किसी को अपना और आप उसको बोल रहे हो सिमिलर बिजनेस लोकल लिमिट्स में मत चलाइए, तो ये वैलिड है, चलेगा। इसके बाद लोकल लिमिट्स में आप किसी को बोल रहे हो कि मैं वहां पे, मैं ही बोल रहा हूँ कि लोकल लिमिट्स में हम ये सिमिलर बिजनेस भी नहीं करेंगे, तो इट इज अगेन वो रिजनेबल होना चाहिए। लोकल लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। इसके बाद अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है और उसको बोला है कि ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बोला है, लोकल लिमिट्स के बीच में बोला है, तो अगेन वैलिड रहेगा। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पूरी इंडिया में तो कर नहीं सकता है बिजनेस, नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी, ये तो लिखना ही है आपको, ये तो लिखना ही है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अगेन वॉइड। इसको भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आर्बिट्रेशन आप करवा रहे हो, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के केसेस है, तो इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन के केस में। एंड अगेन सेकेंड वाला भी आर्बिट्रेशन का ही है, लेकिन अगर आपने पहले से, ये आर्बिट्रेशन पहला वाला है जिसमें आप आर्बिट्रेशन में चले गए हो। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवा रहे हैं हम दोनों का किसी के थ्रू। लेकिन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आगे जाके कुछ इश्यूज आता है तो उसको आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में है तो इसको भी हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। अग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टन है वॉइड होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट, ये भी वॉइड होता है। इसके अंदर क्या लिखना है आपको,
नीदर ऑफ द पार्टीज हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट, ये लाइन आनी ही चाहिए, इंटरेस्ट किसी का नहीं है, बस कुछ भी कर रहे हो। तो वेजर का सबसे पहले होता है प्रॉमिस टू पे मनी, और मनी पैसे देने का प्रॉमिस है। कंडीशनल प्रॉमिस है ऑन इवेंट हैपनिंग नॉट हैपनिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, हर पार्टी हार या जीतने का एक ये रख सकती है, कॉमन इंटेंशन है, नो इंटरेस्ट है एक्सेप्ट फॉर द मनी, तो इसको हम वेजरिंग कहेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने एग्जांपल दिए है, देखो वेजर, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, स्पेकुलेटिव हॉर्स रेस, ठीक है, जो वेजरिंग की तरह है लेकिन वॉइड नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चिट फंड, चिट फंड में वैसा नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे मेंबर्स के लिए एक साथ हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, दीज आर नॉट वॉइड। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन भी लगते हैं वेटिंग जैसे, लेकिन है नहीं। गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन, चेस खेल रहे हो आप लोग, कोई स्किल वाला गेम खेल रहे हो, तो वहां पे इट इज अगेन नॉट वॉइड। कंपटीशन एक्ट इंडिया में बोलता है प्राइस 10,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है अभी, बट लिखा है उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अगेन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजरिंग, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन है को लिखना है ये वाला। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट 3 यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आई गेस द वीडियो हैज बीन सो लॉन्ग, तो काम करता हूं मैं यहाँ से आगे की वीडियो एक सेकंड पार्ट में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री राम।